कभी सोचा है कैसे कोई अपने पैशन को एक सक्सेसफुल करियर में बदल कर फाइनेंसेस चैलेंजेस मैनेज कर कर कंटेंट क्रिएशन में ऑथेंटिक रह सकता है। आज हम मिलेंगे एक ऐसी पर्सनालिटी से जो ना कि सिर्फ डीयू की एक गोल्ड मेडलिस्ट है बट एक कंटेंट क्रिएटर और पर्सनल ग्रोथ मेंटोर भी है। हाय एवरीवन, आई एम जानवी महेश्वरी, योर होस्ट, एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ विदकास्ट, दैट इज फंडिंग योर फ्यूचर। Vidcast, an initiative under With Vichar, लियो क्लब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक्सपेंस ट्रैकिंग से लेकर फाइनेंस मैनेजमेंट तक वी मेक फाइनेंस फन, रिलेटेबल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और हायर एजुकेशन का सपना देख रहे हैं बट फाइनेंस के लिए स्ट्रेस्ड हैं, देन यू आर एट द राइट प्लेस। टुडे वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ higher education with our today's guest, none other than Miss Nandini Sharma, also known as This is Alaska. Hi everyone, thank you for having me here. It's a great opportunity and I wish Leo Club the best. So Nandini, जैसे कि हम सब जानते हैं, आप खुद एक ड्यू की गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो ऐसे क्या फाइनेंशियल की फैक्टर्स हैं जो एक इंडियन स्टूडेंट को ध्यान में रखने चाहिए while they are pursuing for their higher studies? आई फील अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट योर एक्सपेंसेस बिकॉज द फीस इज प्रिटी लो. बट even if you cannot afford that, then I feel that you can take some loans and you will be able to pay them back, क्योंकि जब आपकी प्लेसमेंट लगेगी इसके बाद तो डेफिनेटली वो इतनी लग जाएगी कि आप इसको पे बैक कर पाएं. बट इफ यू आर प्लानिंग फॉर अब्रॉड और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जहां पर फीस इज प्रिटी हाई, सो फॉर एग्जाम्पल यू आर प्लानिंग फॉर MBA फ्रॉम एन IIM and the fees is around 25 lakhs. So उसके लिए you need to take a particular loan and you easily get a loan by giving just your IIM का offer letter and very easily you can get a loan. But to pay it back, you need to study in a manner where you know that you will get a placement double the amount of what you want to pay back, so that आप उसका interest भी cover कर पा रहे हैं. You're not stressed कि how will I pay it back. You're not putting a pressure on your family or on your parents to pay it back. So I feel that if you're planning for something, for a degree which is actually pretty expensive like an MBA or maybe an MTech, which are expensive degrees, then you need to plan in a manner where your placement or your salary is in such a way that the fees is half of it. So this is the formula actually. So as you just टेल की लोन्स लेके हम अपने हायर स्टडीज को परस्यू कर सकते हैं, तो आई थिंक अब ये इम्पोर्टेंट भी हो गया क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. तो क्या लोन्स लेना इतना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो फिर हम इसका इंटरेस्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं आगे की टर्म्स के लिए? आई फील पढ़ाई तो जरूरी है. यू कांट स्टॉप स्टडिंग. आप चाहे उसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पूरा करें, आप अपनी डिग्री को प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पूरा करें, या आप अब्रॉड जाकर पढ़ें. द की फैक्टर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू स्टडी एंड यू गेट द डिग्री दैट यू रियली वांट टू गेट. अपार्ट फ्रॉम दैट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर डूइंग दैट डिग्री, यू आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स. For example, you're learning the skills, you're gaining relevant experiences, you are gaining experiences via internships, and I feel that is another way of how you can manage your interest rate. So for example, you start earning while you're still pursuing your degree, then that will be like a very good help for you and your parents. Loan लेना यहाँ पे इसलिए जरूरी हो जाता है because not all of us can pay 25 lakhs or 30 lakhs at one single go. Yes. And a lot of us cannot even afford it even if we go years about it. So we need to take a loan, and I think education loan is a way towards your dreams. It's a way towards higher education, and it's a thing that is like a tool. तो उस tool को हमें definitely जितना wisely हम use कर सकते हैं उतना wisely use करना चाहिए. तो like you are educator and an entrepreneur, so आपके according loan is a stepping stone or a trap? I feel इट इज अबाउट आपका पर्सपेक्टिव कैसा रहता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम दो लोगों की कहानी लेके चलते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वन इज नंदिनी, द अदर इज नंदिता, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल कॉल मी दैट. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल नंदिनी गोज फॉर एन MBA and she takes a loan of for say 30 lakhs and she studies really hard, she gains a lot of experiences, she is doing a lot of internships, she starts earning right from her first year, she bags Google, Microsoft in some summer internships and all of that stuff, and she starts earning pretty well. So Google में अगर आप Summer of Code या ये सारी चीजें देखें तो इसमें जो एवरेज इंटर्नशिप्स लगती है 1.25 लाख
अ मंथ की लगती हैं. सो वो काफी अच्छी इंटर्नशिप्स रहती हैं आपके लिए. सो यू आर एबल टू you start paying back your loan while you're still doing your degree. And she does all of that. And जब उनका finally placement लगता है after doing her MBA, तो वो लगता है कुछ 50 lakh का कोई पैकेज लगता है, फॉर एग्जाम्पल, इन अ गुड कंपनी. नाउ शी डज दैट जॉब फॉर लाइक से 3 years, एंड उस 3 years के पीरियड में शी इज इजीली एबल टू pay back her loan, support her family, and even she starts some side hustle as well. And after 3 years she quits her job and she starts her own company. So that is like a great path that she followed. For example, Nandita, similarly, she took a loan of 30 lakhs, but while she was doing her degree, she only focused on enjoyment. She only focused on doing academic stuff. Now she might be good in the academics, but her experience is not relevant. She has not done any relevant internships. उनका जो average internship जो compulsory होता है एक MBA में, वो भी जो लगा वो काफी कम salary का, stipend का लगा. And then she is not able to pay back her loan. और जब अब उनके पास एक choice होती है कि after doing this degree, do I want to take this job or not? और डू आई वॉन्ट टू ट्राई फॉर समथिंग एल्स. नाउ उनका ऑप्शंस बंद होता जाता है क्योंकि उनका स्ट्रेस इतना इंक्रीज हो जाता है कि अब मुझे जॉब लेनी ही लेनी पड़ेगी बिकॉज आई हैव टू पे बैक दैट लोन. सो वो जो ऑप्शंस है वो बंद होते जाते हैं और ये एक ट्रैप जैसा बन जाता है. सो वन पर्सन taking it as a stepping stone, the other person taking it as a trap. पर्सपेक्टिव कि हमें उसे कैसे आगे लेके जाना. थैंक यू सो मच. फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आपके अकॉर्डिंग पेरेंट्स और स्टूडेंट को कब से वो चीज स्टार्ट कर लेनी चाहिए, स्पेशली फॉर द हायर स्टडीज? आई फील ड्यूरिंग स्कूल्स हमें लगता है कि हमारे बच्चे अभी फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले सकते. बट बीइंग एल्डर डॉटर ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली, आई फील मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम देनी शुरू कर दी थी. एंड by financial freedom, I do not mean that I started earning, but by financial freedom, I mean that they started giving me a certain amount of money to spend on my own. Now I have a certain amount of money. For example, I have 5,000 rupees a month, and now I have to spend it for my books, I have to spend it for my traveling, I have to spend it for my gifts. For example, I want to buy something for someone, or I want to buy something for my own self. So I have that particular amount of money, and now a 12-year-old or a 13-year-old is planning कि मुझे यहाँ पर ये करना है. She's finding coupons online कि मुझे कुछ discount मिल जाए. She's waiting for a sale and she's planning and budgeting. Same habit, it starts developing at the age of 12-13. And the time I'm 18, I am I used to teach students English. I was pretty good at it, so I used to teach them English. I taught a lot of students physics, so I earned pretty much of money. And then I started earning at the age of 18, and I started supporting myself. So वहां से वो जो हैबिट है वो स्कूल से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए. ये कोई एज नहीं होती कि at 20 आपको सीखना है या 25 आपको सीखना है. I've seen multiple people जो 40s में है, 30s में है, उन्हें अभी भी बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं आती है. And I've seen multiple students of mine who are just 18 or 17 and they're pretty good at budgeting क्योंकि उन्होंने वो एक बहुत यंग एज से स्टार्ट कर दिया था बिकॉज उनके पेरेंट्स ने जो उनकी पेरेंटिंग करी है उसमें उसको इंक्लूड करा है बजटिंग को. राइट. सो आई थिंक इन इंडिया हम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको बहुत अर्ली एज पे स्टार्ट कर ही लेते हैं. बट अभी भी अगर कोई व्यूअर ऐसा है जिन्होंने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है तो आई फील उन्हें घर से थोड़ा दूर जाकर रहना चाहिए, दूर जाकर पढ़ना चाहिए. वहां पर उन्हें जो एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, जो एक्सपोजर मिलेगा, जो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में जिसमें वो रहेंगे, व्हेन you don't have 100 rupees and you're fighting कि मुझे नहीं देने हैं पैसे and मुझे डिस्काउंट कूपन्स चाहिए, I'm waiting for a sale, no I'll save this money. So वो एक जो गुड हैबिट्स बनती हैं आपकी जो आपके लॉन्ग टर्म में आपको काम आती है. I'm not saying कि आप अपनी हैप्पीनेस को खत्म कर लो and you only save all the money that you have. I'm not trying to say that, but what I'm trying to say is कि आप unnecessary जो expenses हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हो और you can wait, इससे आपको एक पेशेंस फील होता है. अभी ना हम रिसेंटली आई वेंट टू ईशा फाउंडेशन और वहां पर एक बहुत सुंदर नंदी की स्टैचू है. ठीक है. नंदी इज शिव जी के वाहन को नंदी कहते हैं. इट वाज अ ह्यूज स्टैचू. सो उनका जो पोजीशन था ना वो ऐसा था कि 1 फुट जो उनका था वो एकदम अलर्ट पोजीशन में था और जो 1 उनका फीट था वो एकदम रिलैक्स्ड पोजीशन में था. एंड उस पोजीशन को पूरा कहते हैं कि नंदी इज अ सिंबल ऑफ इटर्नल
पेशेंस एंड वेटिंग। Yeah. और जिस पर्सन को पेशेंस और वेट करने का आर्ट आ जाता है ना, वो पर्सन को लाइफ में कुछ ज्यादा अफेक्ट करता नहीं है चीजें, मतलब उनको इतना ना स्ट्रेस होता है, ना उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। दे कैन वेट, बी पेशेंट फॉर देयर टर्न एंड देन दे कैन इवेंचुअली बिकम सक्सेसफुल। सो सबका टर्न Yeah. आता है, तो वो चीज हमें सीखनी बहुत जरूरी है। एंड अ पार्ट ऑफ इट इज फाइनेंशियल बजटिंग। ओह, दैट्स ग्रेट। तो जब आप अपने हायर स्टडीज कर रहे थे तो आपने किन फाइनेंशियल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया था, एंड आप बाकी आप हमारी ऑडियंस और जो स्टूडेंट्स अब प्लान कर रहे हैं उनके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं? सो व्हाइल आई वाज इन माय बैचलर्स, तभी कोविड आ गया था। Yeah. सो मैंने जो अपने एंट्रेंसेस दिए हैं, मैंने जो अपने एग्जाम्स दिए हैं, वो कोविड में दिए हैं, बट एंट्रेंस एग्जाम फिर भी ऑफलाइन जाके ही होते थे हमारे। तो मेरे पास 2-3 ऑप्शंस थे मेरे मास्टर्स के लिए। एंड तभी मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी क्रैक करना इसलिए जरूरी है बिकॉज इट वोंट डिग अ होल इन माय पॉकेट और माय पेरेंट्स पॉकेट फॉर। एग्जैक्टली। सो आई वांटेड कि मैं एक ऐसे ही कॉलेज में जाके पढूं। सो आई स्टडीड रियली हार्ड। तभी अभी CUET होता है, हमारे टाइम में DUET होता था, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एंड उसका एक PG का एग्जाम होता था। सो आई एम ऑल इंडिया रैंक 21 फ्रॉम दैट। सो वहां पर आई गॉट एडमिशन इनटू IIC विच इज इन साउथ कैंपस। तो मुझे पता था कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज इसलिए क्रैक करनी है, ये वन ऑफ द बेस्ट है, Yes. भी यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी फैकल्टी मिलेगी, बहुत अच्छा पीयर ग्रुप मिलेगा, ये क्योंकि ये रेयर है, एक्सक्लूसिव है, तो इसमें जो स्टूडेंट्स भी आएंगे वो बहुत अच्छे होंगे। एंड देन ऑफ कोर्स फाइनेंशियल फैक्टर तो इसमें इंक्लूडेड रहता ही है। Exactly. इसके अलावा अगर मैं किसी अब्रॉड में जाकर इसी सेम डिग्री को करती या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करती, तो मेरे अराउंड 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपीज तक भी खर्च हो सकते थे। सो वो सिमिलर डिग्री करने के लिए मैं इतना भी कर सकती हूँ। एंड मेरी आई थिंक डिग्री कुछ 60,000 रुपीज में कंप्लीट हो गई थी, ट्यूशन फी। सो ये आपके अंदर होना चाहिए कि आपको कहाँ से चीज कंप्लीट करनी है और आपको कहाँ जाके एक्सपोजर लेना है। बट वहीं पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज एंड टूल्स होते हैं वो थोड़ा कम होता है, एक्सपोजर थोड़ा सा प्राइवेट यूनिवर्सिटी से मुझे लगता है थोड़ा सा कम मिलता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में वो लोग आपको मल्टीपल ऐसे अपॉर्चुनिटीज देते हैं जहाँ पे आप अब्रॉड कि फैकल्टी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं, आप इंटर्नशिप बहुत अच्छी जगह कर रहे हैं, उनके टाइप्स बहुत अच्छी जगह पे होते हैं, तो वो सारी चीजें वहां पर इंक्लूडेड होती हैं। बट देन अगेन आई फील कि ये सारी चीजें हम ऑफ कैंपस खुद से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करना पड़ता है, बट हम उसको ऑफलाइन खुद से भी कर सकते हैं। सो मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग या मेरा प्लानिंग यही था। विद ऑफ कोर्स आई डिस्कस्ड इट विद माय पेरेंट्स एंड दे वर happy to accommodate anything that I get. So एक supportive environment at home is also very very necessary, क्योंकि फिर आप इतने ज्यादा stressed हो जाते हो कि आप कोई भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हो। So it is very important कि जो पेरेंट्स इसको देख रहे हैं वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें, और जो बच्चे इसको देख रहे हैं वो ये समझे कि हमें एक एम बनाकर चलना है। हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर हम उसको अकॉर्डिंगली प्लान B जो हमारा होता है उसकी तरह प्लान करेंगे। So we should have plan B as well. Definitely. ओके, सो अब जैसे जैसे हायर स्टडीज की तरफ हम जाते हैं तो वैसे वैसे एक्सपेंसेस भी इंक्रीज होते रहते हैं, एंड उस पॉइंट पे हर एक स्टूडेंट चाहता है कि वो अपने खर्चे खुद उठाए। ऑफ कोर्स एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आ जाता है, बड़े होते जाते हैं। तो क्या ऐसी चीजें हम कर सकते हैं अपने कॉलेज के साथ कि वो भी थोड़ा अपनी वो खर्चे खुद उठा पाए, एंड जो उनका एक सेंस है कि हमको पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होना है, वो उनका थोड़ा कम हो जाए? So I feel कि आजकल तो Gen Z is all about I want to earn। मुझे ऐसा लगता है कि I have employed multiple Gen Z people। So I feel कि जब मैं उनके साथ रहती हूँ तो मुझे ये realize होता है कि मैं उनकी एज पर ऐसी नहीं थी। मुझे नहीं लगता था कि मुझे कहीं जाकर इतना स्ट्रगल करना है, मुझे मल्टीपल ऑफिसेज में अप्लाई करना है, मुझे ऐसा नहीं था। मुझे बहुत ईजी लगा बच्चों को पढ़ाना, तो मैंने वो कर लिया। ठीक है, मैंने बहुत ईजी ऑप्शन चुने। बट आई फील Gen Z is taking risks and they change their jobs very frequently. They try multiple internships, which is very good. And but उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा थ्योरी का कमी भी वहां पर प्रोड्यूस हो जाता है। सो आई फील कि यू शुड डू रेलेवेंट। सबसे पहला स्टेप होता है अपनी नॉलेज वाली बकेट को फिल करना। ठीक है, तो आपकी जो भी नॉलेज वाली बकेट है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक मार्केटिंग इंटर्नशिप के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत मार्केटिंग का थ्योरी आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज उसका प्रेजेंट होना चाहिए। तो डू वन सर्टिफिकेट कोर्स अगर आप साइंसेस की साइड से हैं, क्योंकि हमने मार्केटिंग बिल्कुल नहीं पढ़ी होती। बट अगर आप कॉमर्स की साइड से आपने थोड़ी बहुत पढ़ी भी होगी, आप उसमें एक और कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं, या कोई ऑनलाइन फ्री कोर्सेज भी आप ले सकते हैं, थोड़ा यूट्यूब पर इसको रिसर्च कर सकते हैं। देन यू कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर डिफरेंट इंटर्नशिप्स। आजकल नए स्टार्टअप्स हैं
सबसे इजी होता है कि जिन आप जस्ट मेक अ लिस्ट कि शार्क टैंक इंडिया या शार्क टैंक जो अमेरिका है बाहर का है, उसका आप एक लिस्ट बनाएं कि किन किन को फंडिंग मिली है, क्योंकि वो लोग हायरिंग कर रहे हैं, वो किन किन जॉब रोल्स के लिए हायरिंग कर रहे हैं, उन कीवर्ड्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन पे आप रेलेवेंट सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं, देन यू कैन पुट इट इन योर रेज्यूमे एंड योर रेज्यूमे विल गेट सेलेक्टेड। सो ये एक तरीका होता है जो हम अप्लाई करते हैं शार्क टैंक के स्टार्टअप्स के साथ काम करने के लिए। वरना देन देयर आर मल्टीनेशनल कंपनीज, आप गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, बड़ी बड़ी जितनी हमारी कंपनीज हैं वहां पर, डिलॉयट हो गया, जितने भी बिग 4 हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आपको किस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन में काम करना है। स्टार्टअप में काम करने का एक बहुत अच्छा आउटपुट ये निकल के आते हैं कि यू आर ओवरलुकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप डायरेक्टली फाउंडर के साथ टच में हो, आप मल्टीपल बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स होते हैं एक तरीके से, जो आगे 5 साल बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन जाएंगे, उनके साथ आप डायरेक्टली टच में हो, आपका नेटवर्किंग का जो सर्कल बनता है वो बहुत अमेजिंग बनता है। उसके बाद आप मल्टीपल ऑपरेशंस को अपनी आंखों से होते हुए देखते हो, तो आपका एक्सपीरियंस एक बहुत नेक्स्ट लेवल चला जाता है। एमएनसीज में आप एक पर्टिकुलर छोटे नहीं, आप एक बड़ी चीज के एक छोटे से हिस्से हो, एंड यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सिमट कर रह जाते हो, आप उसी के ऑपरेशंस देखते हो, सिर्फ आप बहुत सारी चीजें ओवरलुक नहीं कर सकते। बट इट इज गुड फॉर पीपल जो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते, जिनको बहुत ओवरवेल्म्ड फील होता है मल्टीपल चीजों को देखकर, जिनको लगता है कि हमें एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में काम करना है, डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट में काम करना है, 9 से 5 काम करना है। वैसे तो आजकल 9 to 5 होता नहीं है, इट्स 9 to 9 आई थिंक। तो वो सारी चीज तो रहती ही है, बट दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। स्टार्ट में आपको काम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, बट आपका एक्सपीरियंस और नेटवर्किंग सर्कल बहुत बड़ा बनेगा। सो आई फील इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यू कैन स्टार्ट योर ओन फ्रीलांसिंग स्टफ। अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट। आपको अगर वीडियो एडिटिंग आती है, कंटेंट क्रिएशन आता है, यूजीसी वीडियोस आजकल बहुत चल रही हैं, अगर आप कैमरा शाय नहीं है या कैमरा ऑपरेट कर सकते हैं, तो आप उसका इंटर्नशिप कर सकते हैं या उसको फ्रीलांस कर सकते हैं। अपनी किसी भी हॉबी को, किसी भी पैशन को, इवन इफ यू डू सिंपल आर्ट वर्क, आप उस आर्ट वर्क को भी कमर्शियलाइज करके, मोनेटाइज करके आप उसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। सो इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना है, हमें क्या पसंद है, और अगर नहीं आइडेंटिफाई हो रहा तो जो भी पसंद है उसकी एक लिस्ट बनाओ, सब चीजों को 3-3 महीने दो, एंड 3 months हर एक चीज को ट्राई करो, एंड आई थिंक यू विल बी गुड टू गो। जैसे आपने अभी ऑप्शंस बताए फ्रीलांसिंग के, और आप खुद भी एक कंटेंट क्रिएटर हैं, तो क्या स्टूडेंट्स के लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है टू गो दिस विद द रेगुलर कॉलेज? और अगर है तो फिर क्या इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा उन पे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी उनको? सो कंटेंट क्रिएशन एक प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट है, राइट? एंड ऑफ कोर्स आप इसको एक रेगुलर कॉलेज के साथ कर सकते हैं। मैं जब मास्टर्स में थी तो मैंने इसको स्टार्ट कर दिया था, फाइनल ईयर के साथ साथ ही आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट ऑनलाइन। सो आई फील कि बिल्कुल पॉसिबल है, अ लॉट ऑफ पीपल डू इट। हम भी बहुत सारे स्टूडेंट क्रिएटर्स को जानते हैं। देयर आर मल्टीपल पीपल दिल्ली यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज में, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं आज के डेट में, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। बट ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म चीज सोच रहे हैं तो मेक श्योर करिए कि आप इसके साथ साथ कोई और स्किल भी डेवलप करें। वैसे तो कंटेंट क्रिएशन जब आप करते हैं तो आप वीडियो एडिटिंग की, ग्राफिक डिजाइनिंग की, ऑपरेशंस की, कैमरा ऑपरेशन की सारी स्किल्स आप डेवलप करते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग की आप डेवलप करते हैं, स्किल कंटेंट राइटिंग की डेवलप करते हैं, तो आप मल्टीपल स्किल्स ऑलरेडी डेवलप कर रहे होते हैं। तो इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर टू मल्टीपल इंडस्ट्रीज। अब इसमें जब आप ब्रांड्स के साथ बात करते हैं तो आप रीच आउट करना सीखते हैं, आप पिच बनाना सीखते हैं, आप नेगोशिएट करना सीखते हैं। सो ये आपको मल्टीपल स्किल्स से एक्सपोज करता है। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए तो इसके साथ साथ भी यू शुड ट्राई मल्टीपल थिंग्स, एंड इसको सिर्फ एक बेस बना के नहीं चलो कि मुझे तो यही करना है और इसी में करना है। क्योंकि ये थोड़ा सा, क्योंकि हमने देखा है कि टिकटॉक इंडिया में था, बहुत सारे क्रिएटर्स थे जो उससे लैक्स में कमा रहे थे, एंड इट वाज गोइंग रियली बिग एंड सडनली इट गॉट बैंड। अब उसमें ऐसे क्रिएटर्स थे जिसपे जिनके उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे तो मिलियंस में फॉलोअर्स थे, बट जब वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट हुए, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, वहां पर उनका फॉलोअर बेस उतना नहीं था, तो उनका जो इनकम था वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हुआ। सो अगर आप कंटेंट क्रिएशन में ही जाना चाह रहे हैं तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को ध्यान में रख के करिए, एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट ना। ओके, अब हमको अर्निंग्स के वेज पता चल गए, स्टूडेंट्स को अर्निंग्स के वेज पता चल गए, बट मी बीइंग एज अ स्टूडेंट, अगर मेरे पास पैसे आते हैं तो मेरे हाथ में थोड़ी खुजली होने लगती है, और मैं सोचती हूँ कि उसको मैं क्लोथिंग पे स्पेंड कर दूं, स्पेशली फूड पे मैं स्पेंड कर दूं, तो वो जो एक सेविंग फैक्टर आता है ना, वो नहीं हो पाता है। तो फिर स्टूडेंट्स क्या करें ऐसा? आप कुछ टिप्स बताइए, स्मार्ट टिप्स बताइए कि हम अपने पैसे बचा सके।
राइट आई थिंक मैं जो मेरे घर पे ये लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि इससे क्यों पूछा है तुमने ये क्वेश्चन, तुम्हें इसे बताना चाहिए। सो आई एम नॉट अ पर्सन जो बहुत ज्यादा सेविंग्स में बिलीव करता है। मुझे लगता है कि यू लिव योर लाइफ वंस, एंड अगर आपको लग रहा है कि आपको ये चीज खरीदनी है तो खरीद डालो, ठीक है। तुमको बार बार ये सेम लाइफ नहीं मिलने वाली, तो इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अभी वो गाइज आर व्हाट 18 to 22 के एज ग्रुप के बीच में आप हो, तो भी खर्चना चाहते हो तो खर्च दो। बाद में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं, स्पेशली अगर आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट करोगे या आप फैमिली में बहुत ज्यादा डिपेंडेंसीज हो जाती हैं। इवन इफ यू गो सेटल, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप 25 के बाद का सोचो, यू गो गेट मैरिड, देन यू हैव किड्स, देन वो 30s 40s, फिर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो भी एक ऐसी एज है जब आप स्पेंड कर सकते हो तो डू इट। बट सेविंग्स का जिसको आदत नहीं होता वो 30s 40s में भी फिर वैसा ही रहता है, तो उसका नहीं बन पाता है। तो मुझे लगता है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप अपनाओगे तो उससे बहुत फर्क पड़ता है आपके डिसिप्लिन पे। फॉर एग्जाम्पल यू नो दैट you can eat outside only once in a week, right? So you are not spending on food 7 days a week, you are only spending once in 7 days, तो ये बहुत अच्छा रहता है। उसके अलावा इवन इफ यू आर स्पेंडिंग, आप अच्छी चीजों पे स्पेंड करोगे, फॉर एग्जांपल आप जिम सब्सक्रिप्शन पे स्पेंड करोगे, या आप कहीं पे योगा करने जा रहे हो तो उस पे स्पेंड करोगे, आप मेडिटेशन पे स्पेंड करोगे, दीज आर गुड थिंग्स। तो दो तरीके की चीजें होती है, एक होता है व्हेन यू आर स्पेंडिंग, यू आर इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, फर्स्ट इज दैट। द सेकंड इज आप लाइबिलिटीज क्रिएट कर रहे हो, जैसे क्लोथिंग हो गया। ये सस्टेनेबल नहीं है कि हम 100 क्लोथिंग खरीद ले, हमारे वार्डरोब्स भरी हुई है कपड़ों से, फिर भी हमें लग रहा है नहीं हमें नए कपड़े चाहिए, तो दिस इज नॉट सस्टेनेबल। तो ये इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें सस्टेनेबिलिटी के मूवमेंट से आई थिंक जुड़ना चाहिए जितना ज्यादा हम जुड़ सकते हैं। क्योंकि मैं खुद आई यूज्ड टू बाय लॉट ऑफ क्लोथ्स एंड देन बाय लॉट ऑफ स्टफ, बट देन जब मैं सस्टेनेबिलिटी के बहुत सारे मूवमेंट से जुड़ी तो मुझे समझ में आया कि हम बहुत ज्यादा अपनी जो हमारी अर्थ है उसको, उस पर बोझ बन गए। वी आर लाइक वायरस टू द अर्थ। तो वो बनने की जगह हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम थोड़ा सा सस्टेनेबल एनवायरनमेंट बनाएं, हम थोड़ा सस्टेनेबिलिटी अपनी डेली लाइफ में लाएं। अगर हम कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, अगर हम एक बैग कैरी कर लें तो कोई फर्क हमें नहीं पड़ेगा, बट जितना कम प्लास्टिक यूज होगा उससे ऑन अ लार्जर स्केल अगर हर कोई ये करने लग जाए तो मास मूवमेंट में दिस विल बी अ वेरी गुड थिंग। तो ये चीज हमें धीरे धीरे करनी चाहिए, एंड उससे हमारे खुद के पैसे भी बचेंगे और वो हम सस्टेनेबल भी हो जाएंगे। सो दिस इज हाउ यू कैन थिंक कि एक तो होता है कि आप खुद में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपने लिए कोर्सेज खरीद रहे हैं, बुक्स खरीद रहे हैं, आप अपने लिए वो चीजों में इन्वेस्ट करें जिससे आप ग्रूम हो रहे हैं। दैट इज वेरी गुड, दैट इज नॉट दैट इज नॉट एक्सपेंडिचर, वो खर्चा हुआ ही नहीं, वो इन्वेस्टमेंट हुई, तो उसको तो आप इन्वेस्ट करिए खुद में। बट जहां पर आपको लगता है कि ये ऐसी चीज है कि जो मुझे 2 साल बाद तो मैंने छोड़ ही देनी है, या मेरे लाइफस्टाइल में इससे कोई अच्छी चीज नहीं हो रही है, या मैं एज अ पर्सन इससे ग्रो नहीं कर रही हूँ, तो वहां पर हमें थोड़ा सा वंस इन 3 days ही हमें उसे करना चाहिए। तो मैं हमेशा ऐसा करती हूँ कि मुझे जब भी कुछ खरीदने का मन करता है तो आई टेक 7 days, कि मैं 7 दिन सोचती हूँ इसके बारे में कि लेट्स थिंक इट फॉर 7 days। अगर 7 दिन बाद भी मुझे ये चीज उतनी इंपॉर्टेंट लगी तो मैं खरीद लूंगी, बट अगर 7 दिन बाद मुझे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी ना, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें अर्जेंसी हो जाती है किसी चीज की कि मुझे अभी के अभी ये तो चाहिए, क्योंकि हम मार्केटिंग करते हैं सब लोग, हमें पता है एक सेंस ऑफ अर्जेंसी इज अ मार्केटिंग फिनोमेना, एक मार्केटिंग टेक्निक, एक स्ट्रैटेजी है, और ये सारे ब्रांड्स करते हैं, तो हमें लगता है नहीं हमें तो ये अभी के अभी खरीदना है। बट आई थिंक कि हमें 7 days लेने चाहिए टू थिंक, एटलीस्ट 1 day तो लेना ही चाहिए। जो लोग 7 दिन तक नहीं रुक सकते, जिनकी स्कीम निकले जा रही है, वो 1 दिन तो ले, बट जो 7 days तक रुक सकते, 7 days बाद भी अगर उतना इंपॉर्टेंट लगता है देन डेफिनेटली वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट अगर 7 दिन बाद उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है देन यू कैन स्किप इट आउट। So these are the ways we can save our money, और हमको ज्यादा खुजली नहीं करनी है अपने हाथों में। जो पैसे कमा रहे हो उसको सेव करो एंड अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। अब अगर इन्वेस्टमेंट की भी बात है तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि हमको अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए? नंबर 1 आई फील जेनजी बुक्स बहुत कम रीड करते हैं, उनको पॉडकास्ट देखना सुनना बहुत पसंद है। आयरॉनिकली वी आर इन अ पॉडकास्ट, बट आई फील कि बुक्स रीड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू कम टू माय प्लेस यू सी मल्टीपल बुक्स, तो मैं आई रीड अ लॉट एंड आई एनकरेज पीपल टू रीड अ लॉट। सो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप बहुत सारी रीडिंग करें। तो अगर आप बुक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंड, अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हेल्दी ईटिंग में, क्लीन ईटिंग में, आप वर्कआउट में इन्वेस्ट
इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिम मेंबरशिप्स आप लेते हैं या किसी सर्कल से जुड़ते हैं, योगा सर्कल से, सो दैट इज वेरी गुड, उसमें आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपनी बॉडी पर जितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपने माइंड पर, अपनी बॉडी पर। थर्ड, मुझे लगता है सेल्फ ग्रूमिंग भी बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत शैबी लगते हैं पूरा टाइम, आपको लगता है कि आप बहुत कूल लग रहे हैं, उसको कौन सा एस्थेटिक बोलते हैं, कोई तो एस्थेटिक बोलते हैं उसको, तो वो ना बने। जब भी आप कहीं जा रहे हैं, बी वेल ड्रेस, तो आपके पास एक बेसिक क्लोथिंग डेफिनेटली होनी चाहिए, फॉर्मल्स में स्पेशली, बिकॉज इफ यू आर विलिंग टू एक्सपैंड योर नेटवर्क, यू शुड लुक प्रेजेंटेबल। आई एम नॉट सेइंग कि आप ब्यूटिफिकेशन करवा लो एंड यू नो गेट प्लास्टिक सर्जरीज डन, नो, नॉट एट ऑल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट लुक प्रेजेंटेबल, अपना जितना बेस्ट आप लग सकते हैं आपको लगना चाहिए, तो उस चीज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग में। और मे बी यू वांट टू buy formals which look good. If men want to invest in their grooming kits, definitely everyone, skincare very very important, so we all should do that because वो long term में हमें बहुत फायदा आएगा उस चीज का। नंबर 4, मुझे लगता है जितने कोर्सेज हम कर सकते हैं, अगर आप कोर्स खरीदने में अपना पैसा लगाते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज में, IIMs IITs बहुत सारे कोर्सेज देते हैं, थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं वो, बट हमें उन्हें खरीद कर उन फैकल्टीज से पढ़ के देखना चाहिए कि उनकी उस फैकल्टी की क्या क्वालिटी है। सो आई फील इन सारी चीजों में जहाँ पे आप अपने माइंड, अपनी बॉडी, अपने लुक्स, अपने अपने नॉलेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन सभी चीजों में हमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, दैट्स ग्रेट। सो ऐसी आई जस्ट वांटेड टू नो सम ऑफ द बुक्स नेम जो कि आपके स्टूडेंट्स, जेन ज़ीज बेसिकली पढ़ सकते हैं और वो अपने आप को अच्छा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक देयर आर मल्टीपल बुक्स विच यू कैन रीड। यहाँ पर हम फिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, बट हम बहुत सारी चीजें फिक्शन से भी सीखते हैं। मुझे ऐसा लगता है, अभी रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी, पैलेस ऑफ इल्यूजन्स, एंड उसमें बेसिकली महाभारत है पूरी, एंड वो हमारी द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। सो फॉर विमेन आई फील इट इज वन बुक विच इज नेसेसरी फॉर नॉट जस्ट फॉर विमेन, फॉर एवरीवन। आई फील एक द्रौपदी का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना बहुत जरूरी है। एंड उसके जस्ट बाद मैंने उसी राइटर की दूसरी किताब पढ़ी, विच इज फॉरेस्ट ऑफ एन्चैंटमेंट्स, which is Ramayan from Sita's point of view. So these two books are extremely good एंड मुझे लगता है कि हर किसी को पढ़नी चाहिए। उसके अलावा मुझे लगता है एटॉमिक हैबिट्स, इट्स नॉट दैट अंडररेटेड ऑल्दो, बहुत सारे लोग इसको एडवाइस करते हैं एंड इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन। तो जो लोग भी हैबिट का एक कल्चर नहीं बना पा रहे हैं, डिसिप्लिन नहीं रह पा रहे हैं, एटॉमिक हैबिट्स वुड बी ग्रेट फॉर यू। एंड वन अदर बुक दैट आई एम रीडिंग करंटली एंड अभी तक तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है इज डायरी ऑफ अ CEO. So if you want to go in entrepreneurship, if you want to start your own thing, if you want to become a founder, I feel Diary of a CEO is a must for you to read. So yeah, I think these are some of the books that's amazing. And some recommended courses like that you recommend to enhance our skills. Okay, so Swayam and NPTEL are two websites. इसमें particular courses नहीं बोलूंगी क्योंकि बहुत सारे students मुझे देख रहे होंगे जो अलग-अलग streams से होंगे, but NPTEL and Swayam are two websites जहाँ पे आपको IIM IITs और central universities के बहुत सारे courses मिल जाएंगे। कुछ free होते हैं, कुछ paid होते हैं। आप जाकर उसको browse कर सकते हैं इन दो websites को। आप लोग link प्रोवाइड कर दीजिएगा एंड डेफिनेटली यू शुड गो। आपको वहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज मिलेंगे। तो जो लाइव कोर्सेज चल रहे हैं आप उनमें भी एनरोल कर सकते हैं, जो रिकॉर्डेड है आप उसको भी देख सकते हैं। इट ब्यूटीफुल कोर्सेज बाय IIT दिल्ली, IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलोर, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। मार्केटिंग में, हाउ टू परफेक्ट योर पिच पे, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं। सो यू शुड डेफिनेटली, AI में भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज आ रहे हैं, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। दैट्स अमेजिंग। तो अभी हमने जितनी भी चीजों के बारे में बात किया, तो ऐसे सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए ऐसी कैसी फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं जो आजकल के स्टूडेंट्स कर रहे हैं एंड उनसे कैसे बचा जा सकता है? आई थिंक आई कैन आइडेंटिफाई 2 मिस्टेक्स. नंबर 1 इज नॉट इन्वेस्टिंग इन द राइट थिंग. सो आप सेल्फ इन्वेस्टिंग हो या किसी स्टॉक्स में या इन चीजों में इन्वेस्टिंग हो, इन्वेस्ट करना जरूरी है, ठीक है? आप अपना जो भी पैसा स्पेंड करें, मेक श्योर करिए कि वो अच्छी जगह स्पेंड हो रहा है. सो आई फील गोल्ड में लोग इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं, आजकल बिटकॉइन चल रहा है, तो उसके बारे में एटलीस्ट पढ़िए. अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपके पास पैसा नहीं है, तो ओके, बट बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो के बारे में, इन सब के बारे में आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये चीजें क्या हैं. अगर आप एक नेटवर्किंग इवेंट में बैठे हैं और लोग क्रिप्टो के बारे में बात करें तो आप ऐसे ब्लैंक हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, ये क्या बात हो
हो रही है, एंड देन यू फील इंटिमिडेटेड कि Yeah. यू नो कि पता नहीं क्या बात हो रही थी, एलियन जैसे लोग आते हैं नेटवर्किंग इवेंट्स में, आई डोंट वांट टू गो, बट Yeah. नहीं, आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं यानी कि आपके पास नॉलेज बहुत कम है उस चीज की। Yes. मेक श्योर करिए कि आप इन चीजों के बारे में पढ़ें, और पढ़ना ही मुझे लगता है सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, तो उस चीज में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए, which I feel Gen Z is lacking out on. So you should Exactly. definitely invest in that. And second, I feel कि unnecessary FOMO की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली मैंने भी कॉन्सर्ट अटेंड किया, ठीक है, Yeah. बट आई रियली फेल्ट कि इतना ओवर एक्सपेंसिव कॉन्सर्ट्स की टिकट को बाय करना, फिर वहां Yes. तक जाना, वहां ओवर एक्सपेंसिव चीजों को खरीदना, एंड देन कमिंग बैक विद ओके एक्सपीरियंस बट शोइंग ऑन इंस्टाग्राम दैट यू हैड अ बेस्ट नाइट ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट वर्थ इट। सो आई Yeah. फील कि ऐसी चीजों पे स्पेंड करना जहाँ पे ओनली बिकॉज योर पीयर ग्रुप इज सेइंग कि इट इज गोइंग टू बी ग्रेट, आपको चाहे कोल्ड प्ले आता हो नहीं आता हो, आपने एक गाना सुना हो, आपको नहीं पता वो बैंड क्या है, बट यू स्टिल वांट टू गो देयर जस्ट बिकॉज all of Instagram, all of YouTube, all your peer group is talking about it. So Yeah. I feel कि Gen Z lives in FOMO and they should really come out of it, because अभी नहीं realize होगा तो 5 साल बाद realize हो जाएगा, but realization जरूर hit करेगी कि what did I do, why did I waste my money over things जो Yes. just because मेरा peer group कह रहा है मुझे करनी है। If you love Coldplay, if you love the particular singer, go for it. Yeah. particularly मुझे दिलजीत के बहुत गाने आते हैं, and I really vibe over it. So Yeah. I made a decision that okay, let's go. And I did not buy the 25K ticket. I could have afforded, Yeah. but I did not, क्योंकि मुझे लगा this is overspending on something Exactly. which we can get at 6-7K. तो मुझे लगा कि let's take the seats which are comfortable enough. You can sit also, and Yeah. you don't really need to be in that crowd. And you know, so you can take such decisions, but not because कि आपका peer group आपको pressurize कर रहा है. So I think these are two financial mistakes that Gen Z makes, and they should definitely stay away from this. So प्लीज कीप दैट पॉइंट्स इन माइंड। हम सबके लिए आज की कन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। आपने जो भी इनसाइट्स बोले वो केवल स्टूडेंट्स के लिए नहीं, वो यंग प्रोफेशनल्स के लिए भी काम आएंगे। सो अल्टीमेटली पैसा कमाना जरूरी नहीं है, उसको बचा के रखना और उसको ढंग से इन्वेस्ट करना वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। नंदिनी, इट वॉज अमेजिंग हैविंग यू हेयर, एंड आपकी जर्नी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को देख के हम सब बहुत ज्यादा इंस्पायर हुए। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो इस पॉडकास्ट को जरूर लाइक करो और कमेंट में जरूर बताओ कि आपका बेस्ट टेक अवे इस पॉडकास्ट से क्या था। मिलते हैं एक नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए कमाओ, बचाओ, बढ़ाओ। धन्यवाद।